हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आइए हम यहाँ पर समास देखते हैं। सबसे पहले समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना। ठीक है, संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेप करना। अतः शाब्दिक अर्थ होता है, ये किसका शाब्दिक अर्थ होता है? समास का, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। छोटा रूप अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, समास कहलाता है। यहाँ पर समास में दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है वह समास कहलाता है। क्या कहा गया है इस परिभाषा में? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया पद बनता है वह समास कहलाता है। ठीक है, अब इसका सामासिक पद देखते हैं आगे। सामासिक शब्द तो क्या है? सामासिक शब्द शब्दों के नियमों से बना पद समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। क्या है इस परिभाषा में? ध्यान से समझिए। समास के नियमों से बना हुआ संक्षिप्त पद ही सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे क्या हो गया? पीतांबर, पीतांबर। इसे आप यहाँ पर कुछ लुप्त है, विभक्ति के चिन्ह लुप्त है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका विग्रह देखेंगे तो विग्रह क्या होगा इसका विग्रह क्या निकल के आ रहा है? पीला है अंबर जिसका। यहाँ पर आप इस विग्रह से ही समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पद है। क्या है? एक पद है, तो समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर हमारे पास? पीतांबर। पीतांबर हमारे पास क्या था? सामासिक शब्द था, तो इसका हमने क्या कर दिया यहाँ पर? विग्रह। सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने पर ये क्या हो गया? पीतांबर को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। यही हमारा क्या कहलाएगा? समास विग्रह। जैसे यहाँ पर और एक एग्जाम्पल, नील कमल। क्या है? सेकंड, नील कमल। ये हमारा सामासिक शब्द है, तो इसका यहाँ पर समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को, इसके कैसे सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। इसका हम अलग अलग यहाँ पर विग्रह करेंगे तो कैसा होगा ये? नीला है जो कमल। ठीक है, नील कमल का हमारे पास सामासिक विग्रह, समास विग्रह क्या निकल के आया? नीला है जो कमल। ये तो हुआ हमारा सामासिक शब्द और उनका विग्रह, समास का विग्रह हुआ। आगे देखते हैं समास। यहां पर अब क्या है? समास। सबसे पहले दिया है समास में, समास रचना में प्रायः पद दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? प्रायः दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद एवं दूसरा पद उत्तर पद होता है।
सबसे पहले जो पूर्व पद रहता है, जो शब्द सामने का रहता है वो पूर्व पद, और लास्ट में जो पद रहता है वो उत्तर पद। कोई से भी समास आया जाए उसमें हमारे पास कितने पद रहते हैं? 2 पद रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है? समास रचना में प्रायः पद 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद एवं दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति क्या रहती है? लुप्त रहती है। यहाँ पर जो विभक्ति रहती है वो लुप्त रहती है। यहाँ पर जैसे देखेंगे, ये तो हुआ हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद के बाद क्या दिखा दे यहाँ पर? जैसे आपको कभी दे दिया पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद को हम क्या कहते हैं? परपद। परपद मतलब बात का पद, यानी लास्ट का पद। ठीक है। और यहाँ पर अगर और ऐसे दे दिया पहला पद, यानी दूसरा पद, पहला पद और यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूसरा पद। उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। प्रधान, पहला पद कैसा हो सकता है? प्रधान पद भी कहेंगे इसे, प्रधान पद। और दूसरे पद को कौन सा? गौण, गौण पद। जैसे यहाँ पर प्रधान, प्रधान में क्या रहे? मुख्य। ये कौन सा पद है? प्रधान मुख्य पद है। और गौण कौन सा पद है? तो निम्न पद है। प्रधान में जैसे कि शिक्षक, शिक्षक कैसा पद हो गया? मुख्य पद हो गया। और विद्यार्थी यहाँ पर निम्न पद हो गया। गौण में क्या आएगा? निम्न पद हो गया यहाँ पर। जैसे कि माता पिता, माता पिता दोनों में प्रधान कौन है? तो माता पिता में प्रधान तो दोनों ही होंगे। अगर उसमें दोनों पद में अगर और कोई तीसरा आ जाए, अगर कोई और तीसरा आ जाए तो माता पिता दोनों पद कैसे होंगे? गौण पद होंगे, यानी निम्न पद होंगे। अगर माता पिता में कोई तीसरा पद आ जाए तब वो माता पिता कौन सा पद होगा? यहाँ पर गौण पद होगा, मतलब निम्न। ठीक है। अब यहाँ पर समास के भेद देखते हैं। समास के भेद। अच्छा, समास के कितने भेद होते हैं? अगर कभी आपको बोल दे कि पंडित, समास के भेद में बोले कि पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कितने भेद होते हैं समास के? तो यहाँ पर कितने भेद होंगे? कामता प्रसाद जी के अनुसार 4 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 4। ठीक है। किसके अनुसार होंगे? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। सबसे पहले होगा अवयवी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। ये कितने भेद होंगे? कामता प्रसाद के अनुसार 4 भेद होंगे। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर पेपर में कभी पूछते हैं कामता प्रसाद के अनुसार तो आप बताओगे 4 भेद। 4 भेद। अगर वैसे पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो हमारे समास के 6 भेद होते हैं। कभी भी पेपर में अगर ऐसे ही पूछ ले समास के कितने भेद होते हैं तो हम 6 पे राइट करेंगे, क्योंकि 6 होते हैं। कामता प्रसाद ने तो 4 भेद ही बताए थे। और आगे चल के ये तत्पुरुष समास, जो ये तत्पुरुष समास है उसी के कर्मधारय समास और कौन सा समास बना? द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के ही 2 भेद है। ये किसके भेद है? ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद है, जो आगे जाके कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये 6 हो गए इनको मिला के। बाकी ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद थे। तो फिर 6 यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? अगर वैसे ही पूछे हमारे से एग्जाम में कभी भी, तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। कितने प्रकार, कितने भेद हो गए? ये 6। ठीक है। ये यहाँ पर हो गए 6 भेद। सबसे पहले यहाँ पर दिया है अब पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। तो पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले दिया है पूर्व पद प्रधान अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव में सबसे पहले देखते हैं जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो, जिस समास का प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। और जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, सबसे पहले यहां दिखा देते हैं प्रथम पद उपसर्ग हो,
प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो। अवयवी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग हो, ये क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास। और क्या हो सकती है इसको समझने की डेफिनेशन? जैसे जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे भी हम क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अवयवी भाव समास कहलाता है। और इसको कैसे पहचानेंगे? इसे कैसे पहचाना जा सकता है? जैसे पहचान के लिए पहला पद अनु, पहला पद क्या है? अनु या आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि, ये सब आए तो ये क्या होगा? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास को बहुत प्रकार से हम यहाँ पहचाने जा सकते हैं। जैसे पहला पद उपसर्ग हो और क्या हो? प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो यहाँ पर? पूर्व पद प्रधान हो। और पहचान के लिए पहला पद अनु, पहला पद क्या हो? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब अगर शब्द सामने लगे हुए आए कोई भी शब्द में तो वो कौन सा भाव, कौन सा समास कहलाएगा? यहाँ पर अवयवी भाव समास। ये तो हमारा अवयवी भाव समास यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा पद क्या है यहाँ पर? उत्तर पद प्रधान और तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु। यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु समास। कर्मधारय व द्विगु समास। तो तत्पुरुष की समझने की क्या है यहाँ पर डेफिनेशन? सबसे पहले तत्पुरुष का देखते हैं। तो कर्मधारय में बोला गया जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक क्या हो? चिन्ह लुप्त हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो बताया जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, यहां पर क्या हुआ? राजकुमार, राजकुमार, यहां पर का लुप्त हो गया। और जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, यहां पर धर्म ग्रंथ, यहां पर लुप्त हो गया है ना का, ये क्या कहलाएगा? हमारा तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा पूछे राजकुमार, तो आप यहाँ पर समझ लेंगे कि हमारा का यहाँ पर लुप्त है, मतलब ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। उत्तर पद प्रधान। यहाँ पर कर्मधारय, जैसे कर्मधारय में भी हमारा क्या होगा? उत्तर पद यहाँ पर प्रधान होगा। जैसे देख लेते हैं कर्मधारय में, तो कर्मधारय में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा देखो उत्तर पद क्या हो? यहाँ पर भी प्रधान हो, वह पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय, उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। कमल के समान चरण, कमल, यहाँ पर जैसे समस्त पद कौन सा रहेगा हमारा? चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर क्या लुप्त रहेगा? यहाँ देखते हैं चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्मधारय व द्विगु समास। अब क्या बोला गया है यहाँ पर? द्विगु समास। ये इसका भी क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है द्विगु का। तो द्विगु में देखते हैं जिस समस्त पद का पूर्व पद, समस्त पद का क्या यहाँ पर बोला गया है? पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में क्या आएगा? कोई भी पूर्व पद संख्या दे दी हो, कोई जैसे 9, 6 ये संख्या दे दी हो, तो उसे हम, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, इसे हम द्विगु समास कहते हैं।
एक बार द्विगु समास की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे कोई भी संख्या अगर दिखे आपको यहाँ पर तो संख्या आई मतलब आप समझ लेंगे कि ये हमारा द्विगु समास होगा। तो मैंने यहाँ बोल दिया 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया हमारे पास 7, मतलब ये क्या कहाँ जाएगा हमारा द्विगु समास में जाएगा। तो यहाँ क्या होगा इसका सप्त समस्त पद सप्त सिंधु। ठीक है, क्या होगा सप्त सिंधु। जैसे दे दिया दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह मतलब दो पहर बोला है, दो पहरों का समूह मतलब दो पहर। ऐसी कोई भी संख्या दी हुई हो तो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। आपको बोला 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह क्या होगा ये 4 राहों वाले समूह चौराहा। ठीक है, जैसे नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह क्या कहलाएगा नवरात्र। क्या बनेगा इसका समस्त पद नवरात्र। जैसे 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह मतलब सप्ताह। ये ऐसी कोई भी संख्या दी हुई हो तो ये हमारा द्विगु समास जाएगा। अब क्या है द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या है दोनों पद प्रधान हो। क्या बोला गया है दोनों पद प्रधान हो, ये हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। तो इसे हम देखते हैं द्वंद्व समास को। सबसे पहले यहाँ पर बोले द्वंद्व में द्वंद्व, ठीक है, ये हो गया हमारा द्वंद्व। इसमें क्या बताया है उत्तर पद है ना, कौन सा पद दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, विग्रह करने पर क्या आए विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो। ये क्या विग्रह करने पर, हम कोई भी पद का यहाँ पर विग्रह करेंगे, हमारे पास कोई भी यहाँ पद हो उसका विग्रह करेंगे तो उसमें क्या क्या हो और अथवा या एवं लगता हो, वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। पहचान के लिए दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग हो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में यहाँ पर और अथवा या एवं लगता हो या योजक चिन्ह लगता हो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे यहाँ पर नदी और नाले, इसका क्या होगा नदी नाले। ठीक है, ये हमारा हो गया समस्त पद, ये हमारा विग्रह। ठीक है, और देखते हैं सुख और दुख। सुख दुख, ठीक, और अथवा या एवं योजक लगता हो या फिर योजक लगता हो तो हमारा द्वंद्व पद कहलाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाएगा। ओके, ये तो हुआ हमारा द्वंद्व समास। और क्या बोला था 4th नंबर पे, यहां पर क्या था और द्वंद्व समास के बहुब्रीहि, दोनों पद
अप्रधान, बहुब्रीहि, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। बहुब्रीहि में क्या इसको समझना है, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तीसरा अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम बहुब्रीहि समास के। बहुब्रीहि समास क्या है बहुब्रीहि समास की, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो। दोनों पद मिलके क्या, ये दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है, शिव का। नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, तीसरा पद शिव जी आ रहा है। शिव हमारा तीसरा पद आ रहा है नीलकंठ में। नीला है कंठ जिसका। और देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, दशानन, दस है आनन जिसके, कौन आएगा यहाँ पर, रावण। तीसरा पद क्या रहेगा यहाँ पर, रावण। तीसरे पद की ओर संकेत करते हो। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। और जैसे यहाँ पर देख लो, महावीर, महान वीर है जो, महान वीर है जो। यहाँ तीसरा पद क्या है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, यहाँ पर भी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। क्या है, हनुमान। महान वीर है जो हनुमान। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। तीसरे पद की ओर संकेत करता है बहुब्रीहि समास। सबसे पहले बहुब्रीहि की एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए, क्या है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिस उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा। चलो ये तो हुआ हमारा बहुब्रीहि समास। देखते हैं चारों यहाँ पर कौन से। सबसे पहले अवयवी भाव, अवयवी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। सेकंड नंबर पे तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु समास। यहाँ पर तीनों में क्या, उत्तर पद प्रधान होता है दोनों। अब यहाँ थर्ड नंबर पे द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और अब फोर्थ नंबर पे बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। किसी तीसरे, कोई तीसरे का अर्थ प्रधान, यानी कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो, तीसरा अर्थ प्रधान होता है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब आगे देखते हैं इसमें अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास जिस समास का पहला पद, पूर्व पद, अवयव तथा प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। पहचान के लिए पहला पद अनु या आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है, अवयवी भाव समास कहलाता है। अवयवी भाव समास में सबसे पहले हमें आ दिखाई दिया हुआ हो, प्रति, भर, यथा, ये ऐसे शब्द दिखाई दिए हो, तो हम उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए। जिस समास का पहला पद पूर्व पद, यानी पहला पद पूर्व पद, अवयव तथा प्रधान हो,
अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। सबसे पहले इसे पहचानने का यहाँ पर एक परिभाषा इजी, जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो, जैसे उपसर्ग हो उसे हम अवयवी भाव समास कह लेंगे। या फिर सेकंड और एक परिभाषा, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे हम अवयवी समास कहेंगे, अवयवी भाव समास कहेंगे। या जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय हो या लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन न हो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास कहेंगे। जिस समास के दोनों पद एक समान होते हो, जिस समास के दोनों पद एक समान होते हो उसे हम अवयवी भाव समास कहेंगे। ठीक है, और पहचानने का तो यहाँ पर हमने बताया, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब आए तो उसे हम अवयवी समास कहेंगे। जैसे मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि यहाँ पर एक शिक्षक क्या होगा, यहाँ पर प्रधान होगा, शिक्षक प्रधान होगा, तो ये हमारा मुख्य प्रधान होगा, मुख्य। और गौण क्या होगा, निम्न में यहाँ पर गौण विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी। प्रधान रहेगा यहाँ पर टीचर और विद्यार्थी रहेगा यहाँ निम्न मतलब गौण। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, प्रति धन दिन क्या होगा, ये प्रतिदिन। प्रत्येक दिन क्या होगा, प्रत्येक दिन। आजन्म, आजन्म, आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म। आया है, ये उपसर्ग की ओर संकेत कर रहा है, मतलब अवयवी समास, इसे हम ऐसे पहचान सकते हैं आसानी से, आजन्म। इसका विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर, समस्त ये आजन्म का विग्रह क्या हो रहा है, निकल के यहाँ पर जन्म से लेकर। और यहाँ पर क्या बोला था, अवयवी समास। और एक समान, अगर एक समान भी आए तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ ऐसा आया, हाथों हाथ, तो आप इसे कैसे करोगे, यहाँ पर हाथ हाथ कर सकते हैं, हाथ हाथ, ये हमारा अवयवी समास का उदाहरण, यहाँ पर ये हाथ हाथ हो सकता है, मतलब हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब प्रति धन कुल, प्रति आया यहाँ पर भी, प्रति, ये रहा हमारा पहचानने का, यहाँ पर ये भी है, प्रति उपसर्ग में आया हुआ है, मतलब ये अवयवी समास का होगा। तो ये तो रही हमारी अवयवी भाव समास की पहचान। अब देखते हैं आगे द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। पहचान, प्रायः समूह या संख्या दी होती है। सबसे पहले क्या दी रहती है, समूह दिया रहता है या कोई संख्या दी रहती है, उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। इसकी परिभाषा पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण क्या है, तीनों कोनों का, तीनों कोनों का समाहार। क्या बनेगा, यहाँ पर समस्त पद क्या आएगा, तीनों कोनों का समाहार त्रिकोण।
7 समूह, 7 दिनों का समूह, समूह भी आया यहाँ पर, ये देखो समूह हमारा शब्द आया एक। और जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, फिर समूह वर्ड आया यहाँ पर। या तो समूह वर्ड मिलेगा हमें या शुरू में कोई भी संख्या मिलेगी, तो हम उसे आसानी से पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास है। यहाँ 7 दिनों का समूह क्या होगा यहाँ पर? सप्ताह। नवरात्रि का समूह मतलब नवरात्र। ये तो हुए द्विगु समास के उदाहरण। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस अब है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या लगता हो? अथवा और या एवं ये लगता हो तो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे यहाँ पर माता पिता, और क्या है यहाँ पर? दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो, माता पिता, ये हो गया माता पिता, तो ये हमारा द्वंद्व समास में जाएगा, द्वंद्व समास। और यहाँ आप उदाहरण जैसे विग्रह करने के लिए नदी और नाले, अभी पिछले में भी हमने ये उदाहरण दिया था। जैसे ये हो गया नदी नाले, आगे और पीछे, और आया यहाँ पर भी बीच में, तो ये हो गया आगे और पीछे। क्या हुआ? आगे और पीछे का आगे पीछे। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर योजक चिन्ह लगाना है, नदी नाले में और आगे पीछे में भी हमें यहाँ योजक लगाना था, लगा दिया। देश विदेश, देश और विदेश, क्या होगा? देश विदेश। यहाँ पर क्या करना है? बीच में योजक चिन्ह लगाना है। ये तो हमारे हुए द्वंद्व समास के उदाहरण। यहाँ पर हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा, तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा हमने यहाँ पर समास, समास की परिभाषाएं। सेकंड हमने देखा सामासिक पद और उनके समास विग्रह। फिर समास, समास के भेद। और क्या देखा? पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, द्वंद्व, और यहाँ पर अवयवी शब्द देखे थे। ठीक है, द्विगु, द्वंद्व समास। आज का यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आगे हम ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।